दोस्तों, हम बात करने जा रहे हैं आज सिंधु घाटी सभ्यता की। ये हमारा पेज है, एनसीईआरटी का इसमें निचोड़ बताया गया है और इसको बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ याद करवाने की गारंटी दी जा रही है। इसमें क्या क्या कवरेज किया गया है वो देखिए आप। सबसे पहले इसमें खोज, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज कब हुई, इसका क्षेत्रफल क्या है, इसका विस्तार कितना है, इसका आकार कैसा है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, सामाजिक जीवन कैसा है, इसका धार्मिक जीवन कैसा है, इसकी लिपि कैसी है और कला एवं संस्कृति के बारे में बताया गया है। इसका आर्थिक जीवन कैसा है, विदेशों से व्यापार में कहाँ कौन कौन देश से व्यापार होता था, और अंत में बताया गया इसके पतन के क्या कारण हैं, क्यों यह नष्ट हो गई, यह सभ्यता क्यों नष्ट हो गई। ये हमारा यूट्यूब पे चैनल है अभिषेक यूपी को। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लेना, सब्सक्राइब भी कर देना। जी हमारा परिचय है, यूपी पुलिस में सिलेक्टेड है, रेलवे में भी सिलेक्टेड है, बट रेलवे ज्वाइन नहीं किया, यूपी टेट क्वालिफाई है, सी टेट क्वालिफाई है। आगे बढ़ते हैं। हम इतिहास को पढ़ने की दृष्टि से 3 भागों में बांट लेते हैं, जिससे हमको पढ़ने में आसानी हो जाती है। पहला है प्राचीन इतिहास, दूसरा है मध्यकालीन इतिहास, तीसरा है आधुनिक भारत। प्राचीन इतिहास में मुख्यतः हम प्रथम है सिंधु घाटी सभ्यता, दूसरा है वैदिक सभ्यता, तीसरा है जैन और बौद्ध धर्म, चौथा है मौर्य काल, पांचवा है मौर्योत्तर काल, छठवां है गुप्त काल, सातवां है गुप्तोत्तर काल। जबकि मध्यकालीन भारत में मुख्यतः हम 2 टॉपिक कवर करते हैं, दिल्ली सल्तनत और मुगल काल। और आधुनिक भारत में जब यूरोपियन कंपनी का आगमन हो जाता है, अंग्रेजों का शासन रहता है, हम उसके बारे में अध्ययन करते हैं। हम पढ़ने जा रहे हैं, स्टार्ट करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय रहा है 2350 से 1750 बीसी रहा है, और सर्वप्रथम 1826 में चार्ल्स मैनसन ने सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में प्रारंभिक जानकारी दी है। अब मैनसन को हमें कहीं ना कहीं याद करने के लिए रिलेट करना पड़ेगा। आजकल हम इंस्टाग्राम देखते हैं तो कोई ना कोई हमको ही मेंशन कर देता है, तो समझ रहे हैं दोस्त। याद करने के लिए कहीं ना कहीं मेंशन वर्ड को हमें याद करने के लिए कहीं ना कहीं वर्तमान स्थिति से रिलेट करना होगा। जब वर्तमान स्थिति से रिलेट करेंगे तब वह जल्दी याद हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं। 1856 ईस्वी में ब्रेंटन बंधुओं ने ईंट मिलने की जानकारी दी, और समय है 1921 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व विभाग के निर्देशक रहे सर जॉन मार्शल बने। इन्होंने दयाराम साहनी को हड़प्पा भेजा और साहनी ने यहाँ पर खुदाई की, तो खुदाई से बहुत कुछ प्राप्त हुआ है। अर्थात 1921 में दयाराम साहनी ने खोज की थी हड़प्पा की। अब आगे चलते हैं, जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का अन्य नाम से जाना जाता है, तो इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से क्यों जाना जाता है, इसकी बहुत ही अच्छी स्टोरी है, सुनिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता का जहां पर खुदाई हुई प्रथम स्थल था वो था हड़प्पा, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता कहा जाता है। जब खुदाई चालू हुई हड़प्पा में तो ऐसा लगा कि इसका विस्तार यहीं तक है, हड़प्पा तक, लेकिन हड़प्पा जैसे ही कई नगरों की खोज हो गई तब इसका नाम हड़प्पा हटाकर इसको सिंधु घाटी सभ्यता कहने लगे, और हड़प्पा इसके प्रथम नगर, हड़प्पा नाम इसके प्रथम नगर का हो गया। दूसरा नाम है इसका सरस्वती सभ्यता, सरस्वती नदी के किनारे है इसलिए इसको सरस्वती सभ्यता भी कहा जाता है। कांस्ययुगीन सभ्यता क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस में कांसे का प्रयोग हुआ है। इस सभ्यता के लोग लोहे के प्रयोग से बिल्कुल अनभिज्ञ थे, उन्हें लोहे के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। अब क्षेत्रफल की बात करते हैं, तो जब खुदाई हुई तब क्षेत्रफल बहुत ही सीमित था, लेकिन धीरे धीरे इस क्षेत्रफल का सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार होता चला गया और वर्तमान में इसका विस्तार 20 लाख वर्ग किलोमीटर तक हो गया। इसका विस्तार कहाँ कहाँ पे है, इसका विस्तार मुख्यतः 3 देशों में मिलता है, एक है अफगानिस्तान, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है भारत। और इसके सबसे ज्यादा स्थल भारत में ही उपस्थित है, 925, 2 अफगानिस्तान में है, 475 पाकिस्तान में है। इसका आकार कैसा है, तो इसका आकार त्रिभुजाकार है। और काल निर्धारण के हिसाब से इसका क्या समय पीरियड रहा है सभ्यता का, तो रेडियो कार्बन पद्धति के द्वारा इसे 2350 से 1750 बीसी काल निर्धारण किया गया है। रेडियो कार्बन पद्धति क्या है, यह एक वैज्ञानिक पद्धति है, काल निर्धारण कर देती है। अब बात करते हैं हम इसका पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी एवं दक्षिणी विस्तार कहाँ कहाँ तक रहा है, और इसको याद भी करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन इससे 100% बन ही जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पूर्वी विस्तार आलमगीरपुर मेरठ तक रहा है, यूपी। आलमगीरपुर एक स्थल है, मेरठ जिले का नाम है वर्तमान में, और यूपी राज्य में आता है, जो हिंडन नदी के किनारे स्थित है। जबकि पश्चिमी विस्तार कहाँ तक रहा है, सुत्कागेडोर, जो कि बलूचिस्तान में स्थित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक प्रोविंस राज्य है। उत्तर में मांडा जम्मू तक विस्तार है इसका, और दक्षिण में दायमाबाद महाराष्ट्र तक विस्तार है। अब आलमगीरपुर को हमें याद करते हैं, याद करने के लिए कुछ ना कुछ हमें रिलेट करना पड़ेगा, वो भी वर्तमान परिस्थितियों से रिलेट करेंगे तो
याद आसानी से हो जाता है। अब इसके लिए एक ट्रिक है, एक लाइन है, आप लाइन पढ़ेंगे तो इसमें आपको आसानी से याद हो जाता है। यूपी का आलम ही ऐसा है, यूपी का आलम, आलम से रिलेट करेंगे आलमगीरपुर, ऐसा है कि सब कुछ हाइड कर दिया जाता है। हाइड से हम रिलेट करेंगे हिंडन नदी। तो एक लाइन अगर हम, अब इसका मतलब क्या हुआ, यूपी का आलम ही ऐसा है कि सब कुछ हाइड कर दिया जाता है। जैसे यूपी में कोई नेता आते हैं, हमने खुद देखा है, प्रधानमंत्री जी आते हैं तो बहुत सी चीजें उस जिले की होती हैं जो वास्तविकता को हाइड कर दिया जाता है, कहीं पर्दे लगा दिए जाते हैं, छिपा दिया जाता है, शायद प्रधानमंत्री जी ना देख लें। तो इसी को हम रिलेट करते हैं और हम याद करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पूर्वी स्थल है आलमगीरपुर। हम बात करते हैं सबसे पश्चिमी स्थल की। सबसे पश्चिमी स्थल है सुत्कागेडोर, जो कि बलूचिस्तान में है। इसको हम याद करते हैं। पाक आर्मी ने बलूचिस्तान में सभी को दास बना लिया है। दास से दास नदी की बात कर रहे हैं, दास नदी। पाक आर्मी यानी कि पाक से रिलेट करेंगे कि यह पाकिस्तान में स्थित है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। और रियलिटी भी यही है, पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान प्रोविंस है वहाँ पे पाकिस्तान आर्मी द्वारा बहुत ही अत्याचार किया जाता है। वहाँ पे सभी लोगों को दास बना के रखा है। कभी कभी वहाँ के लोग पाकिस्तान आर्मी के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। हम बात करते हैं उत्तर में। उत्तर में इसका स्थल पड़ता है मांडा, जो जम्मू में चुनाव नदी के किनारे स्थित है। अब इसको हम याद करने के लिए रिलेट करेंगे। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी माद में घुस गए हैं। जब से 370 धारा हटाई है, इंडियन आर्मी आतंकवादियों को चुन चुन के मार रही है। और चुन चुन के मारने का मतलब है चुनाव नदी चुन चुन का मार रही है। माद में घुस गए, माद से रिलेट करेंगे मांडा। अब दक्षिण में हम देखते हैं कहां तक इसका विस्तार है। दक्षिण में दाइमाबाद, जो महाराष्ट्र में प्रवरा नदी के किनारे स्थित है, गोदावरी की सहायक नदी। अब इसको रिलेट करते हैं दाई से, दाई माँ महान। हर किसी की दादी माँ होती है, वो महान ही होती है। और इससे हम याद रख सकते हैं कि दाइमाबाद महान से महाराष्ट्र है, दाइमाबाद से दाई माँ, और हम याद रख सकते हैं। आगे चलते हैं, सिंधु सभ्यता के महत्वपूर्ण स्थल के बारे में देखते हैं। लेकिन उससे पहले हम थोड़ी एक विशेषता बता देते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। सिंधु घाटी सभ्यता की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सिंधु घाटी सभ्यता के सभी स्थल दो भागों में विभाजित हैं। एक दुर्ग, दूसरा नगर। ये नगर हो गया, ये दुर्ग हो गया। सभी स्थल दो भागों में विभाजित है। नगर में कहीं ना कहीं जनता का निवास रहता है, और दुर्ग में जो वहाँ के धनाढ्य लोग हैं, राजा, पुरोहित, व्यापारी वर्ग निवास करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन बन भी जाता है कि सिंधु सभ्यता के किस भाग में नगर का साक्ष्य मिलता है। तो सिंधु सभ्यता के पूर्वी भाग में ही नगर का साक्ष्य मिलता है। ये पूर्वी हो गया नगर, पूर्वी, और ये पश्चिमी हो गया। फिर दूसरा क्वेश्चन ये बनता है किस भाग में दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। तो इसका आंसर है पश्चिमी। हमेशा पश्चिमी भाग में दुर्ग के साक्ष्य मिलते हैं। आगे चलते हैं, इसकी विशेषताओं के बारे में हम नजर देते हैं। और अभी हम इसकी विशेषताएं पढ़ेंगे, फिर स्थल पढ़ेंगे, और फिर से विशेषताएं पढ़ेंगे। तब आप बहुत आसानी से आपको याद हो जाएंगी इसकी विशेषताएं क्या क्या हैं। सबसे पहले देखते हैं हम शहरी नगरी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता पूरे विश्व की पहली ऐसी सभ्यता है जो नगरी शहरी सभ्यता है। उस समय कई सभ्यताओं की खोज चल रही थी, जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, जो एक ग्रामीण सभ्यताएं हैं, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता नगरीय सभ्यता है। दूसरा पॉइंट है नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है। इसमें नगर नियोजन, नगर किस प्रकार से बसाया गया, बहुत ही अच्छे प्रकार से नगर को बसाया गया था, और जल निकास प्रणाली की बहुत ही अच्छी व्यवस्था की गई थी। इसके लिए यह प्रसिद्ध है, जानी जाती है। हम तीसरा पॉइंट कवर करते, घरों के दरवाजे सड़क से पीछे की ओर खुलते थे, सिर्फ लोथल मुख्य सड़क की ओर खुले थे। जो सड़क के दरवाजे थे मुख्य सड़क की ओर नहीं खुलते थे, सिर्फ लोथल में ही खुलते थे। लोथल जो कि एक खोजा गया स्थल था। सड़क के दरवाजे हमेशा मुख्य सड़क के पीछे ओर खुलते थे। चौथा पॉइंट है प्रत्येक घर 3-4 कमरे, रसोई घर, स्नानागार था प्रत्येक घर में। सड़कें कच्ची व पक्की ईंटों से बनी थी। सिर्फ मोहनजोदड़ो में पक्की सड़क है, समझ रहे हैं। यानी कि अक्सर जो भी स्थल खोजे गए हैं उसमें सड़कें कच्ची ईंटों से बनी हुई थी, जबकि मोहनजोदड़ो एक लौता ऐसा खोजा गया स्थल था जिसमें सड़कें पक्की ईंटों से बनी हुई थी। छठवां पॉइंट है घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पत्ती अपनाई गई थी, यानी कि एक जाल सा था, लाइन से घर बना दिए गए थे जाल की तरह। आगे चलते हैं, अब देखते हैं पहला स्थल सिंधु घाटी सभ्यता का खोजा गया प्रथम स्थल हड़प्पा था। वर्तमान इसकी लोकेशन कहाँ है? यह पाकिस्तान में मोंटगोमरी जिला में रावी नदी के तट पर खोजा गया है। इसको भी कहीं ना कहीं हमें याद करना पड़ेगा।
राबी मोंटगोमरी। तो राबी एक लड़का है जो कि मोटा है, हम इसको रिलेट करेंगे, थोड़ा माइंड में याद करके रखेंगे। और जैसा कि हमने आपको बताया है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रत्येक खोजा गया स्थल दो भागों में विभाजित था, एक था पूर्वी, एक था पश्चिमी। इसमें भी यही हाल है, हड़प्पा में भी दो भाग थे, पूर्वी और पश्चिमी, जिससे पूर्वी को पूर्वी टीला कहा जाता था, जबकि पश्चिमी को पश्चिमी टीला कहा जाता था। पश्चिमी टीले की विशेषता रही है कि यह एक सुरक्षा प्राचीर दीवार से घिरा था, सुरक्षा प्राचीर से घिरा था हड़प्पा। और इसमें क्या क्या हमको प्राप्त हुआ है, और अक्सर इसका एक एक नंबर का क्वेश्चन बन भी जाता है। पहला पॉइंट है, दुर्ग को माउंट एबी कहा जाता है, इसको याद रखना है। इसको कैसे याद रखेंगे? माउंट एबी, जो हमारे यहाँ ABCD की शुरुआत होती है वो ए से होती है, ए और बी। हड़प्पा प्रथम स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता के प्रथम स्थल की शुरुआत भी हड़प्पा से हुई है, तो इसको हम रिलेट कर लेंगे कि प्रथम स्थल यही है और ABCD की शुरुआत भी ए और बी से हुई है, रिलेट हो जाएगा। और दूसरा है R37 समाधि स्थल मिला है। तीसरा पॉइंट है H समाधि भी मिली है। अब H समाधि के लिए हम कैसे रिलेट करेंगे? H समाधि S से हो गया हड़प्पा, यानी कि H समाधि मिली हुई है, याद हो जाएगा। और मुक्ता गेहूं जौ का साक्ष्य मिला है। अगला पॉइंट है, सर्वाधिक अभिलेखी मोहरें भी मिली हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है और क्या क्या प्राप्त हुआ है। देखिए, ये बहुत इंपोर्टेंट लाइन है और कभी कभी एग्जाम में आ ही जाती है कि 6x6 की पंक्ति में अन्नागार मिला है। जो अन्नागार दिख रहे हैं, 6x6 की पंक्ति में अन्नागार मिले और 18 वृत्ताकार चबूतरे मिले हुए हैं। इसकी हर एक लाइन जो मैंने आपको बताया है, बहुत ही सिलेक्टेड बताया है, ये आए हुए क्वेश्चन है, ये आपको माइंड में कहीं ना कहीं याद रख के चलना है। 15 श्रमिक आवास मिले हैं। अब प्रश्न यह बनता है, कहाँ के दुर्ग को माउंट एबी नाम दिया गया है? तो हड़प्पा के दुर्ग को माउंट एबी नाम दिया गया है। समाधि एच कहाँ से मिली है? समाधि एच हमने बताया ही था, समाधि एच से रिलेट करेंगे हड़प्पा। समाधि एच कहाँ मिली है? हड़प्पा में मिली है। आगे चलते हैं। सिंधु सभ्यता का सबसे बड़ा नगर संभवतः राजधानी होगी। यह हड़प्पा की तरह ही बड़ा नगर था, मोहनजोदड़ो। इसे अन्य दो नाम से भी जाना जाता था। प्रथम है मृतकों का टीला, दूसरा है स्तूप टीला। एक बार पैट में भी क्वेश्चन आया था, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाता था? ऑप्शन में था मृतकों का टीला, यही सही करना है हमको। यह इसकी वर्तमान स्थिति क्या है? यह पाकिस्तान में खोजा गया है और सिंधु नदी के किनारे है। खोज 1922 में हुई है RD बनर्जी के द्वारा। और बात करते हैं हम, जैसा कि हमने आपको बताया है, नगर हमेशा दो भागों में विभाजित रहा है, एक पूर्वी और दूसरा पश्चिमी। पूर्वी भाग में जनता निवास करती थी, साधारण जनता, जबकि पश्चिमी भाग में राजा, पुरोहित और व्यापारी वर्ग निवास करता था। अब पश्चिमी टीला में क्या क्या पाया गया है, इसको ध्यान देखते हैं। विशाल सभा भवन पाया गया। इससे प्रतीत होता है कहीं ना कहीं यहाँ पर सभाएं भी होती थी। और आपने अगर मूवी देखी हो मोहनजोदाड़ो, तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि उसमें भी एक विशाल सभा भवन था जिसमें सभाएं होती थी। और आगे चलते हम देखते हैं, पुरोहित आवास भी मिले हुए हैं और विशाल अन्नागार भी मिला हुआ है मोहनजोदड़ो में। विशाल अन्नागार पूरे सिंधु सभ्यता में सबसे बड़ी इमारत है, ये बात याद रखना है हमको। एक महाविद्यालय के साक्ष्य मिला है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि महाविद्यालय कहाँ पर मिला हुआ है, तो मोहनजोदड़ो में मिला हुआ है। विशाल स्नानागार भी मिला हुआ है, ये है स्नानागार। और क्या क्या प्राप्त हुआ है, पूर्वी टीले में क्या क्या प्राप्त हुआ है देखते हैं। सर्वाधिक मोहरें मिली हुई हैं। पूरी सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरें मिली हैं तो वो है मोहनजोदड़ो में। नृत्य करते कांसे की नारी की मूर्ति मिली हुई है। और क्या मिला हुआ है, पशुपतिनाथ की मूर्ति मिली हुई है, इसमें हाथी, भैंसा, गेंडा, बाघ का चित्र है, जबकि इसमें शेर, घोड़ा, गाय नहीं है। बहुत ही कभी कभी क्वेश्चन बन जाता है, आपको 3 नाम दे देंगे, हाथी, भैंस, घोड़ा और गेंडा। पूछेंगे पशुपतिनाथ की मूर्ति में किसका चित्र नहीं है, तो आपको आंसर लगाना है घोड़े के। घोड़े का चित्र नहीं है, हाथी, भैंसा, गेंडा और बाघ का चित्र है। आगे चलते हैं, देखते हैं। तीसरा महत्वपूर्ण स्थल है लोथल। इसकी खोज SR राव ने गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित था। लोथल एक बंदरगाह था। अब हमको फिर से कहीं ना कहीं याद करना है, भोगवा नदी लोथल से रिलेट करना है। लोथल गुजरात की बात है, तो इसको कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थिति से याद करने के लिए एक लाइन आपको पढ़ना है। मोदी के कारण गुजरात में सुख भोग रहे हैं। भोगने का मतलब भोगवा नदी। हमने मोदी नाम क्यों दिया? मोदी क्योंकि गुजरात के हैं, गुजरात के 3-4 बार मुख्यमंत्री भी रहे हैं। और भोग से हम रिलेट करेंगे भोगवा नदी। गुजरात में इतनी सारी फैक्ट्रियां हैं, कहीं ना कहीं वहाँ के लोग यूपी बिहार से ज्यादा आरामदायक ही है, इसलिए हम मान सकते हैं गुजरात में मोदी के कारण लोग सुख भोग रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे
कहीं ना कहीं वास्तविक परिस्थिति को हमें मतलब नहीं है, हमें सिर्फ याद करने के लिए रिलेट करना पड़ रहा है। और आगे चलते हैं। सर्वप्रथम चावल के साक्ष्य मिले हुए हैं इस लोथल में, और सती प्रथा के साक्ष्य मिले हुए हैं, युगल समाधि के साक्ष्य मिले हैं। अब इसको रिलेट करने के लिए हम करते हैं, मोदी के गुजरात में सती हैं लोग। सती का मतलब तो आप जानते हैं, पहले की महिलाएं पति के प्रति समर्पित होती थीं और पति की मृत्यु पर अपनी जान दे देती थीं। हालांकि धीरे धीरे ये कुरीति भी बन गई थी। कई महिलाएं जो जान नहीं देना चाहती थीं, उन्हें जबरदस्ती चिता में वहां के निवासियों के द्वारा जबरदस्ती चिता में जलाया जाता था। धीरे धीरे इस पर बैन लग गया। हमारा सती से मतलब है कहीं ना कहीं समर्पित थे। और आप अंदाजा लगा सकते हैं, गुजरात में पिछले 20-25 साल से बीजेपी का ही शासन है। कहीं ना कहीं बीजेपी के प्रति लोग समर्पित तो हैं, कहीं ना कहीं सती हैं। तो इससे हमको रिलेट कर लिया कि लोथल गुजरात में हमको सती प्रथा के साक्ष्य मिले हैं, युगल समाधि के साक्ष्य मिले। अब सती होंगे तो दोनों लोगों की समाधियां तो होंगी ही वहां पे, महिला और पुरुष साथ में ही, महिला पुरुष दोनों के साथ में समाधि का साक्ष्य तो होंगे ही जब सती हुए हैं। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है, अग्निकुंड जब सती होंगे तो अग्निकुंड का साक्ष्य तो होगा ही, अग्नि के कुंड में ही जलाया जाएगा, तभी उसका साक्ष्य मिलेगा। तांबे की मोहर मिली हुई है, आटा चक्की मिली हुई है, हाथी दांत का स्केल मिला है, जो कि काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है कभी कभी, हाथी दांत का स्केल कहाँ मिला है, तो उसका आंसर होता है लोथल। फारस की मोहर मिली हुई है, इससे साबित होता है हमारा व्यापार फारस से होता था। मन का गुड़िया बनाने का कारखाना यहाँ मिला है। कारखाने अभी भी गुजरात में ट्रिक है, पहले भी कारखाना मिला था और आज भी कारखाना है, काफी कारखाने। तब तो यूपी की काफी जनता गुजरात में जाती है काम करने के लिए, हमने देखा है, कई गरीब लोग जाते हैं जी। बहुत ही इंपोर्टेंट लाइन है, इसको याद करके चल रखना है हमको कि लोथल एकमात्र नगर है जिसका पूर्वी और पश्चिमी भाग एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। कारकोंडा भी ऐसा ही था जो एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा है। जैसा कि हमने आपको बता दिया है कि सभी खोजे गए स्थल दो भागों में विभाजित थे, एक था पूर्वी एक था पश्चिमी, और पश्चिमी भाग एक सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। लेकिन यह पहला ऐसा स्थल था इसका पूर्वी और पश्चिमी भाग दोनों एक ही सुरक्षा प्राचीर से घिरा था। जी देखिए, पश्चिमी और पूर्वी भाग। आगे चलते हैं। अब इससे मोहनजोदड़ो और लोथल से बने हुए क्वेश्चन हम आपको दिखाते हैं। पहला क्वेश्चन बनता है, मोहनजोदड़ो से नृत्य करती कांसे की नारी की मूर्ति कहाँ मिली है, तो मोहनजोदड़ो में मिली है। दूसरा, महाविद्यालय का साक्ष्य कहाँ मिला है, मोहनजोदड़ो में मिला है। तीसरा, पूरी सिंधु की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है। पूरी सिंधु घाटी सप्ताह की सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, लेकिन बच्चे गलती से स्नानागार समझते हैं। जी अन्नागार है, बच्चे हमेशा इसको लगा देते हैं स्नानागार, जबकि स्नानागार एक इमारत है, स्नानागार एक मिला हुआ है, लेकिन यह पूरी सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत नहीं है। सबसे बड़ी इमारत अन्नागार है, जहां पर इन अन्न का स्टोर था। आगे चलते हैं। सती प्रथा का साक्ष्य कहाँ मिला है, ये तो हमने आपको बता ही दिया, लोथल में मिला है। फारस की मोहर कहाँ मिली है, लोथल में मिली है। तांबे की मोहर कहाँ मिली है, लोथल में मिली हुई है। फारस की भी मोहर भी मिली है, तांबे की मोहर भी मिली है लोथल में। चावल के साक्ष्य सर्वप्रथम कहाँ मिले हुए हैं, ये भी लोथल में मिले हुए हैं, क्योंकि यहाँ से व्यापार होता था, संभवतः चावल का ही व्यापार होता होगा। आगे चलते हैं, हम कालीबंगा देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का चौथा खोजा गया स्थल था कालीबंगा, जो कि घग्गर नदी के किनारे था। अब इसको याद कैसे करेंगे, अब कालीबंगा को हम रिलेट करेंगे काली से, काली माता, ट्रिक है ये, काली माता। घग्गर नदी, इसको याद करेंगे कहीं ना कहीं काली माता लहंगा चुनरी पहनती थी, जो कि ग्रामीण भाषा में चुनरी को घाघरा भी बोलते हैं, यानी कि यह घग्गर नदी के किनारे स्थित है। काले रंग की चूड़ियां मिली हैं। अब काली माता हैं, ऑब्वियसली काले रंग की चूड़ियां ही पहनेंगी। जुता हुआ खेत का साक्ष्य मिला है। ऊंट की हड्डियों का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य मिला है। अग्निकुंड का साक्ष्य लोथल में भी मिला है और कालीबंगा में भी मिला है। अलंकृत ईंटों को साक्ष्य मिला है, जो कि सिर्फ यहीं पे मिला है। हम अग्निकुंड के साक्ष्य को हम याद करने के लिए ट्रिक बनाएंगे। काली माता के लिए हवन भी होता था, ऑब्वियसली बात है, हवन होता था, हवन होता होगा तो अग्निकुंड भी होगा। हवन कहाँ होगा, अग्निकुंड में भी तो होगा। अलंकृत ईंटों का साक्ष्य मिला है। अलंकृत ईंटें हैं, यानी काली को सजी हुई ईंटें चाहिए। काली को हमेशा सजी हुई ईंटें, हर चीज सजावट के साथ ही पहनाई जाती है, चाहे वो लहंगा चुनरी हो, चाहे उनकी चूड़ियां हो, चाहे उन्हें भोग प्रसाद है, सजावट के साथ दिया जाता है। तो उन्हें ईंटें भी अगर चाहिए उनके बनाने, उनका मंदिर बनाने के लिए, तो अलंकृत ईंटें ही पसंद थी काली को। इससे हम रिलेट कर सकते हैं। और आगे चलते हैं। एक मिट्टी की पट्टिका मिली जिसमें मनुष्य के साथ बकरी भी साथ में है। अब बकरी साथ में है तो इसको हम याद करने के लिए काली को बकरी चढ़ती है। पहले काली के लिए बकरी की बलि दी जाती थी, हालांकि अब समय बदल गया है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं पूजा होती है
काली माता के मंदिर पर बकरी की। अब आगे चलते हैं। एकमात्र ऐसा नगर है जिसमें पश्चिमी भाग में किले के साथ पूर्वी भाग में किले के साक्ष्य मिला है। हमने आपको बताया है कि सभी नगर दो भागों में विभाजित थे, पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी भाग में दुर्ग था, किले का साक्ष्य था, जबकि एकमात्र ऐसा नगर है कालीबंगा जिसमें पूर्वी भाग में भी किला है, यहाँ पर भी किला है और पश्चिमी भाग में भी किला है। अब इसको याद करने के लिए हम ऐसे याद करते हैं, जो काली माता है सभी को बराबर कर देती हैं। अगर पूर्वी भाग में किला है तो पश्चिम में भी किला होगा, ऑब्वियसली बात है। जो काली माता है वो सभी को समान नजरों से देखती हैं। वो कहती हैं अगर पश्चिमी भाग में किला है, राजा लोग किले में रह सकते हैं, तो जनता क्यों नहीं रह सकती है। यानी कि दोनों भाग में किला है, हम रिलेट कर लेंगे और याद कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं। पांचवा महत्वपूर्ण स्थल धौलावीरा। धौलावीरा भारत में खोजे गए स्थलों में दूसरा सबसे बड़ा नगर है। प्रथम था राखीगढ़ी। इसके स्थल कहाँ है? इसका गुजरात के कच्छ की खाड़ी खड़ी द्वीप पे स्थित था धौलावीरा। एकमात्र नगर है जो 3 भागों में विभाजित था। हमने आपको बताया सभी नगर 2 भागों में विभाजित थे, एक पूर्वी एक पश्चिमी, लेकिन धौलावीरा एकमात्र ऐसा नगर था 3 भागों में विभाजित था, यानी कि 2 के साथ एक तीसरा भाग भी था। अब इसको याद कैसे रखेंगे? हमने याद रखेंगे जो बीर लोग होते हैं, धौलावीरा से रिलेट करेंगे बीर को। बीर लोग होते हैं, बीर लोग होते हैं नगर को 3 कर लेते हैं जीत कर। बीर लोग होंगे जिनके पास 2 नगर हैं, तीसरा भी जीत लेंगे किसी से। सिर्फ याद करने के लिए ट्रिक है, वहां की रियलिटी नहीं है ऐसा कुछ। और आगे पढ़ते हैं। अगला बिंदु है यहाँ की जल प्रबंधन प्रणाली सबसे उत्तम थी। पीसीएस में क्वेश्चन पूछा गया है ये कि पूरी सिंधु घाटी सप्ताह में सबसे बेस्ट जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ की थी, तो वो था धौलावीरा। दूसरा है 16 बड़े तालाब और 2 नदियों के साक्ष्य हैं। स्टेडियम और नेमप्लेट का साक्ष्य भी यहाँ से प्राप्त हुआ है। अब हम 6वां खोजा गया स्थल के बारे में बात करते हैं। चौदड़ो, जो कि पाकिस्तान की सिंध नदी के किनारे खोजा गया है। यहाँ किसी भाग में दुर्ग के साक्ष्य नहीं मिला है। जैसा कि हमने बताया है आपको कि सभी नगर 2 भागों में थे, एक पूर्वी और पश्चिमी। पश्चिमी भाग में दुर्ग था, जबकि पूर्वी भाग में कुछ नहीं था। तो यह पहला ऐसा नगर है जिसमें किसी भाग में दुर्ग साक्ष्य नहीं है, यानी कि दोनों पूर्वी और पश्चिमी दोनों में ही दुर्ग नहीं है। यहाँ कुत्ते द्वारा बिल्ली का पीछा करते चिन्ह के साक्ष्य मिले हुए हैं। यहाँ पर लिपस्टिक इत्र कंघा का साक्ष्य मिला है। मन का मोती बनाने का कारखाना मिला है। लिपस्टिक इत्र कंघा मिला हुआ है, तो इससे रिलेट करेंगे कहीं ना कहीं महिलाएं शौकीन थी यहाँ की, इनका प्रयोग करती थी। मन का मोती बनाने का कारखाना मिला है, इससे भी रिलेट कर सकते हैं। महिलाएं मन का मोती काफी पसंद करती हैं। और सबसे बड़ा खिलौना निर्माण का केंद्र लोथल में था। जैसा कि हम आपको पहले बता चुके हैं कि सबसे बड़ा खिलौना निर्माण का केंद्र लोथल में मिला है और एक कारखाना यहाँ पर भी मिला है। लोथल गुजरात में भी एक कारखाना के साक्ष्य मिले हैं और चौदड़ो में भी एक कारखाना के साक्ष्य मिले हैं मोती बनाने। अब क्वेश्चन इससे क्या बनता है? जो भी हम आपको क्वेश्चन बता रहे हैं कि एक कलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आए हुए क्वेश्चन है। हम आपको आलतू फालतू क्वेश्चन के बारे में नहीं बता रहे हैं, सिर्फ आए हुए क्वेश्चन बता रहे हैं। ऐसी कौन सी साइट है जहां दुर्ग के साक्ष्य नहीं है? चौदड़ो। हमने आपको बता दिया है कि इसके पूर्वी और पश्चिमी भाग में किसी में भी दुर्ग के साक्ष्य नहीं है। आगे चलते हैं, देखते हैं बनमाली। बनमाली हरियाणा के हिसार घाघरा नदी के किनारे खोजा गया स्थल है। यहाँ पे अच्छी किस्म का जौ मिला हुआ है, जबकि सर्वाधिक जौ का साक्ष्य पहले हड़प्पा में मिल चुका है, जबकि यहाँ पर सबसे अच्छी किस्म का जौ मिला है, यानी क्वालिटी बड़ी अच्छी थी यहाँ के जौ की। यहाँ से जल निकास प्रणाली का अभाव था। हमने आपको बताया था धौलावीरा में बेस्ट जल निकास प्रणाली थी। जल निकास प्रणाली सभी स्थलों में थी, लेकिन इकलौता यह ऐसा स्थल था जहां पर जल निकास प्रणाली का अभाव था। मिट्टी का बना हुआ हल मिला है। अब इसको ऐसे याद करते हैं, बनवाली ने बना दिया उल्लू, यानी कि जल निकास प्रणाली नहीं बनाई। उसमें हल भी मिट्टी का बना दिया, लकड़ी का नहीं बनाया। मिट्टी का हल मिला है, ऐसे हल लकड़ी के होते हैं इसमें, जबकि इसमें मिट्टी का हल मिला है, यानी कि बनवाली जी ने उल्लू बना दिया है। जल निकास प्रणाली भी नहीं बनाई है और हल भी मिट्टी का बना दिया, लकड़ी का होता है। इससे हम ऐसे याद रख सकते हैं इसको। अब प्रश्न बनता है कहाँ जल निकास प्रणाली का अभाव मिला है, तो उसका आंसर है बनवाली। 8वां देखते हैं राखीगढ़ी। 8वां खोजा गया स्थल था राखीगढ़ी, जो RS बिष्ट ने खोजा था। भारत में सबसे बड़ा नगर था, भारत में सबसे बड़ा नगर है। दूसरा था धौलावीरा। भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर राखीगढ़ी है, जो कि हरियाणा में घग्गर नदी के किनारे खोजा गया है। दूसरा पॉइंट है भारत में स्थित इस सभ्यता का, वैसे सबसे बड़ा नगर की बात करें तो उसका मोहनजोदाड़ो का नाम आता है,
लेकिन जोदाड़ो पाकिस्तान प्रांत में है, जबकि राखीगढ़ी भारत में खोजा गया सबसे बड़ा नगर है। हम आगे बात करते हैं सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा कच्छ की खाड़ी में खोजा गया है, जहां से घोड़े का अस्थि पंजर मिला है, बंदरगाह मिला है। कच्छ की खाड़ी में ऑब्वियसली बंदरगाह है, लोथल के आसपास इसकी लोकेशन है। बंदरगाह पहले लोथल पे मिला है, दूसरा बंदरगाह सुरकोतड़ा में मिला है। 10वां खोजा गया स्थल है रंगपुर, गुजरात की मादन नदी के पास खोजा गया है। चावल का साक्ष्य मिला है, सबसे पहले लोथल में साक्ष्य मिला है चावल का, फिर रंगपुर में मिला है। वर्तमान इसकी लोकेशन गुजरात में है। आगे चलते हैं रोपड़। 11वां खोजा गया स्थल रोपड़ है। रोपड़ पंजाब में सतलज नदी के तट पर स्थित। अब बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है इससे, आजादी के बाद सर्वप्रथम खोज हुई है रोपड़ की। आजादी यानी कि 1947 के बाद खोजा गया स्थल रोपड़। यहाँ से मानव के साथ कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। इसको याद कैसे करेंगे? आजादी के बाद लोग कुत्ते को बहुत प्यार करने लगे कि उनके साथ दफन हुए। आजादी के बाद बहुत से लोग कुत्तों के प्यार करने लगे, कुत्ते के शौकीन हुए हैं कहीं ना कहीं लोग। समय के हिसाब से परिवर्तन आया है, यानी कि कुत्ते को दफनाने का साक्ष्य मिला है। यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, और यूपीएससी में पूछा गया क्वेश्चन है, हालांकि एसएससी पीसीएस में भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है। अगला पढ़ते हैं हम अली मुराद। पाकिस्तान में खोजा गया है, एकमात्र ग्रामीण स्थल है। देखो, जैसा कि हमने आपको शुरुआत में विशेषताओं में बताया था, सिंधु घाटी सभ्यता नगरी सभ्यता है, इसके सारे खोजे गए स्थल नगर हैं, जबकि अली मुराद प्रथम ऐसा स्थल है जो ग्रामीण स्थल था। अब इसको याद कैसे करेंगे? पाकिस्तान में मुस्लिम एरिया ग्रामीण ही है, वो वास्तविकता है। वर्तमान स्थिति से हम इसको लेट करेंगे। पाकिस्तान में शहर कम है, ग्रामीण ज्यादा है, मलिन बस्तियां बनी हुई हैं, और वहाँ की आबादी तो आपको पता है 95% मुस्लिम है। पाकिस्तान में मुस्लिम एरिया ग्रामीण ही है, वही स्थिति पुरानी है। अली मुराद स्थल पाकिस्तान में खोजा गया है, जो कि एक ग्रामीण स्थल है। अब बात करते हैं खोजा गया नौशेरा। नौशेरा पाकिस्तान में खोजा गया स्थल है, सिंदूर का साक्ष्य मिला है। अब इसको याद कैसे करते हैं? सिंदूर का साक्ष्य मिला है, पूछ लेता है कभी कभी, सिंदूर का साक्ष्य कहाँ मिला है, तो नौशेरा मिला है। नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी, नौशेरा सेक्टर जम्मू कश्मीर में स्थित है। आप लोगों ने कभी कभी न्यूज सुनी होगी कि नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में हजारों भारतीय महिलाओं की मांग का सिंदूर चला गया, यानी हजारों की संख्या में फौजी शहीद हो चुके हैं। मैं खुद कई बार सुन चुका हूँ नौशेरा सेक्टर में आज सीज फायर का उल्लंघन हुआ है और एक जवान शहीद हुआ है, कोई घायल हुआ है। तो हम इसको रिलेट ऐसे ही कर सकते हैं कि जो नौशेरा सेक्टर में पाकिस्तानी गोलाबारी में भारतीय महिलाओं की मांग का सिंदूर चला जाता है, इसको हम रिलेट कर सकते हैं, सिंदूर का साक्ष्य मिला है। आगे पढ़ते हैं दाइमाबाद, जो कि महाराष्ट्र में खोजा गया है। यहाँ पर तांबे की बनी गाड़ी का साक्ष्य मिला है, जो कि हमने आपको बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणतम स्थल यही है, दाइमाबाद। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको याद करेंगे, दाई माँ तांबे की गाड़ी रखी अपने पास। दादी माँ बहुत कीमती चीज रखी हुई है, तांबे की गाड़ी, और हर किसी की दादी माँ कुछ ना कुछ एक बहुमूल्य चीज जरूर अपने पास रखती हैं, बाद में दे भी देती हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन रखती जरूर है। तो इसमें तांबे की गाड़ी रखे हुए हैं अपने पास, बाद में अपने बच्चों को दे ही दे दी, ऐसा नहीं है, लेकिन हमें ट्रिक है, रिलेट करते हैं तो याद हो जाएगा। आगे चलते हैं। हमने आपको शुरुआत में विशेषताएं बताई थी, अब फिर से विशेषताओं के बारे में बता रहे हैं। अब आपको विशेषताएं अच्छे से याद हो जाएंगी, क्योंकि आपने सारे के सारे स्थल पढ़ लिए हैं। पहला शहरी नगरी सभ्यता थी, दूसरा नगर नियोजन और जल निकास प्रणाली के लिए प्रसिद्ध है, तीसरा घरों के दरवाजे सड़क से पीछे की ओर खुलते थे, सिर्फ लोथल में मुख्य सड़क की ओर। प्रत्येक घर में 3-4 कमरे थे, 3-4 कमरे, रसोई घर और स्नानागार था। सड़कें कच्ची व पक्की ईंटों से बनी थी, सिर्फ मोहनजोदड़ो में पक्की सड़क है, बाकी सारे के सारे स्थलों में कच्ची ईंटों से बनी हुई सड़कें थी। घरों के निर्माण के लिए ग्रिड पद्धति अपनाई गई। ग्रिड मींस जाल की तरह, जाल बना दिया घरों का एक निर्माण के लिए एक तरह। सामाजिक जीवन कैसा था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, सामाजिक जीवन कैसा था? आप सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि वर्तमान परिस्थिति से अच्छा सामाजिक जीवन उस समय था। प्रथम पॉइंट है, सामाजिक मात्र सत्रात्मक था, मात्र सत्रात्मक। मात्र सत्तात्मक ऐसा लिखेंगे। देखिए, वर्तमान में जो समाज है वो पुरुष प्रधान समाज है और पितृ सत्तात्मक है, जबकि सिंधु घाटी सभ्यता का समाज मात्र सत्तात्मक समाज रहा है। कितना अलग है! उस समय के बच्चे अपनी माता के नाम से जाने जाते। 4 वर्ग में विभाजित था समाज, एक पुरोहित, योद्धा, व्यापारी और मजदूर। महिलाओं की स्थिति सम्मानजनक थी, बाल विवाह, पर्दा प्रथा नहीं था। देखिए, आज के समय में पर्दा प्रथा है, हालांकि कम हो गया है, बाल विवाह भी लगभग समाप्त होने के कगार पे है, लेकिन उस समय बाल विवाह पर्दा प्रथा नहीं थी। लेकिन दास प्रथा प्रचलित थी, ये हालांकि वीक पॉइंट रहा है, दास प्रथा प्रचलित थी। उस समय मुख्य भोजन क्या था? गेहूं और जौ, लेकिन मुख्य भोजन चावल नहीं था, मुख्य भोजन गेहूं और जौ था। 7वां पॉइंट पढ़ते हैं, सूती और ऊनी कपड़े
पहनते थे उस समय लोग। आगे चलते हैं, धार्मिक जीवन कैसा था। धार्मिक जीवन की बात है, सबसे बड़ा पॉइंट यही है, मंदिर नहीं मिला यहाँ पे। उस समय मंदिर नहीं थे, हालांकि पूजा होती थी, धार्मिक थे लोग। प्रमुख देवता थे मात शक्ति की पूजा करते थे। पशुपति नाथ वृषभ पूजा प्रचलित थी। अन्न पूजा, अग्नि की भी पूजा होती थी, जल की, पीपल की, नाग की, लिंग की पूजा होती थी। अब लिपि की बात करते हैं। लिपि पूछी गई है, कई बार पूछी गई है। सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि कैसी थी, तो भावात्मक और पिक्टोग्राफ लिपि थी। अब भावात्मक पिक्टोग्राफ लिपि कैसी होती है, इसके बारे में देखते हैं। अब तक पढ़ी नहीं गई है, यहाँ की लिपि अब तक पढ़ी नहीं गई है। दाएं से बाएं लिखी जाती। लिपि पर सर्वाधिक चित्र मछली का है। ये एसएससी में एक बार पूछा गया क्वेश्चन है कि लिपि पर सर्वाधिक चित्र किसका है, तो लिपि पर सर्वाधिक चित्र मछली का है। और ये पूछा गया सिंधु घाटी की लिपि में सर्वाधिक चित्र किसका है, मछली का है। इसको याद करते कैसे हैं कि नदी किनारे होने के कारण मछली बहुत पकड़ते थे। ऑब्वियसली बात है, सारे के सारे नगर नदियों के किनारे बसे हुए थे, तो उसमें मछली बहुत पकड़ते हैं, ऐसा प्रतीत होता है, इसलिए मछली का चित्र बहुत बना हुआ है लिपि पर। तीसरा पॉइंट हमने बता दिया, मूलतः चिन्ह इसमें 64 थे और अक्षरों की संख्या 250 से 400 के लगभग थी। सर्वाधिक प्रयोग यू आकार के चिन्ह का है, सर्वाधिक प्रयोग हुआ है यू आकार के चिन्ह का। और अगला पॉइंट है, इसे ब्रुस्टोफेडन कहा गया। कभी कभी पूछ लेता है क्वेश्चन ये भी, ब्रुस्टोफेडन किसे कहा गया। ब्रुस्टोफेडन सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि को कहा गया है। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया की लिपि को कीलाक्षर सिर्फ अक्षर थे, पर सिंधु लिपि चित्राक्षर यानी चित्र और अक्षर दोनों साथ थे। काफी यही मेन अंतर है मेसोपोटामिया और सिंधु लिपि में। अब पढ़ते हैं कला और संस्कृति के बारे में। सर्वोत्तम कलाकृतियां क्या थी, यहाँ पे मोहरें थी। सर्वोत्तम कला मोहरें ही मेन रूप से प्राप्त हुई हैं। सर्वाधिक मोहरें सेलखड़ी की बनी हुई हैं। तांबे की मोहर सिर्फ लोथल में मिली है, हमने आपको बताया था, लोथल गुजरात बंदरगाह है, उसमें तांबे की मोहर मिली हुई है। बाकी सर्वाधिक मोहरें हमें सेलखड़ी की बनी हुई मिली है, तांबे की नहीं मिली है। सर्वाधिक मोहरें मोहनजोदाड़ो में मिली हैं। सेलखड़ी की मोहरें मोहनजोदाड़ो में मिली हैं। सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले बैल का है। इन मोहरों पर सर्वाधिक चित्र एक सींग वाले बैल का है, गाय, घोड़ा, शेर का चित्र नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आर्थिक जीवन कैसा रहा है सिंधु घाटी सभ्यता का। कृषि, पशुपालन, उद्योग धंधे और वाणिज्य व्यापार। कृषि भी होती थी, पशुपालन भी था, उद्योग धंधे भी थे, वाणिज्य व्यापार भी था, लेकिन सबसे ज्यादा मुख्यतः अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार वाणिज्य व्यापार ही था। व्यापार ज्यादा होता था और व्यापार के साथ कपास का व्यापार होता था, जिससे कपास को सिंडोम कहते थे। तीसरा पॉइंट है, आंतरिक व विदेशी व्यापार करते थे। सर्वाधिक व्यापार होता था, यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर भी लोग व्यापार करते थे और विदेशी व्यापार भी होता था। विदेशी व्यापार कहाँ से होगा, बंदरगाहों से व्यापार होता था। ऑब्वियसली बात है, बंदरगाहों से व्यापार होगा। मेसोपोटामिया से सर्वाधिक व्यापार होता था। सर्वाधिक व्यापार मेसोपोटामिया से होता था। सिंधु एक नगरीय सभ्यता है। नगर के लोग ज्यादातर वाणिज्य पर निर्भर करते हैं। वास्तविकता है, आज के समय में भी नगर के लोग ज्यादातर बिजनेस करते हैं या नौकरी करते हैं। कोई खेती तो करेगा नहीं, खेती पशुपालन तो शहर में ज्यादा लोग करते नहीं है। वही हाल सिंधु घाटी सभ्यता का रहा है। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता है और नगर के लोग ज्यादातर वाणिज्य व्यापार पर निर्भर रहते थे। व्यापार वस्तु विनिमय से होता था। उसमें मोहरों से इतना नहीं होता था, वस्तु विनिमय से होता था। कोई पैसा का ज्यादा प्रयोग नहीं है। आगे चलते हैं, विदेशों से व्यापार। तो विदेशों में कहाँ से व्यापार होता था। सोने का व्यापार ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक से होता था। चांदी का ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक से होता था और टिन का भी ईरान, अफगानिस्तान, कर्नाटक से होता था। तांबा का खेतड़ी राजस्थान से, लाजवर्थ बदख्शां अफगानिस्तान तो होता था और शिलाजीत हिमालय से। अब क्वेश्चन बनता है कि सिंधु घाटी के लोग लोहे के बारे में अपरिचित थे, कांसे का प्रयोग होता था। हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नोट कर लेना चाहिए आपको कि सिंधु घाटी के लोग लोहे के बारे में बिल्कुल अपरिचित थे। कांसे का प्रयोग होता था, इसलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कही गई है, क्योंकि इसमें कांसे का प्रयोग बहुत होता था। सिंधु घाटी के लोग तांबा कहाँ से मंगवाते थे उसमें, तो उसमें खेतड़ी खान राजस्थान से तांबा मंगवाया जाता था। पतन का कारण क्या रहा है, सिंधु घाटी सभ्यता आखिर नष्ट हो गई है, इसका क्या कारण रहा है। मुख्यतः 3 कारण बताए गए हैं। पहला है आर्यों का आक्रमण हुआ है। मॉर्टिमर व्हीलर पिगट गार्डन बताया है कि आर्यों का आक्रमण हुआ है, जिससे यह तहस नहस हो गया है, सिंधु घाटी सभ्यता खत्म हो गई है। दूसरा, महामारी के बारे में कैनेडी ने बताया है। इन्होंने कहा है कि एक महामारी आई थी और महामारी में पूरी जनसंख्या खत्म हो गई। जबकि तीसरा मत है बाढ़। जेएल मार्शल ने कहा है कि एक बाढ़ आई थी जिससे सारा शहर डूब गया। मैके एसआर राव। और सर्वाधिक मान्य मत भी यही है कि इसका जो पतन हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता का,
वह बाढ़ से हुआ है। हमने मोहनजोदड़ो मूवी में देखी है, तो उसमें भी इसका पतन का कारण बाढ़ ही बताया गया है। बाकी हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, और आपको भी क्वेश्चन कहीं मिलते हैं तो सॉल्व कर लीजिए, इससे बाहर कोई क्वेश्चन नहीं होगा। प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है। तो पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल कौन सा रहा है? तो ये तो हम जानते ही हैं, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व रहा है। दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया? मुख्य रूप से सेलखड़ी की मोहरें पाई गई, और थोड़ी बहुत तांबे की मोहरें हैं, लेकिन मुख्यतः सेलखड़ी की मोहरें पाई गई हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग का मुख्य व्यवसाय क्या था? मुख्य व्यवसाय व्यापार होता था। हमने आपको बताया था यह एक नगरीय सभ्यता है, और नगर के लोग ज्यादातर व्यापार में पर भी निर्भर करते हैं। चौथा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? हड़प्पा सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता थी। इसमें कांस्य का प्रयोग बहुत हुआ है इसलिए, और सबसे बड़ी बात है, इस समय के लोग लोहे से बिल्कुल अपरिचित थे, इसलिए इसको कांस्य युगीन सभ्यता कहा गया है। यही आपका लेक्चर था आज का, और अगर आपको लेक्चर पसंद आए तो प्लीज फीडबैक जरूर दीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।